बच्चों, सामाजिक विषय की आज की कक्षा में हम जानेंगे कि न्यायपालिका क्या है और इसके क्या कार्य हैं। साथ ही भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार से है, जिसके अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के विषय में भी जानेंगे। बच्चों, आपने कोर्ट कचहरी का नाम जरूर सुना होगा। जब दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाता है और मामला इतना बढ़ जाए कि उसे पुलिस तक ले जाना पड़े, तो ऐसे में पुलिस सबूत के साथ दोषी को गिरफ्तार तो कर सकती है, परंतु उसे सजा नहीं सुना सकती। हमारे देश में सजा का अधिकार अदालतों के न्यायाधीशों यानी कि जजों को है। तो बच्चों, ये सभी शब्द कोर्ट, कचहरी, न्यायाधीश, जज, मुकदमा हमारे देश की न्यायपालिका से ही संबंधित हैं। आइए अब हम न्यायपालिका के विषय में विस्तार से जानते हैं। बच्चों, हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था लागू है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का अर्थ यह है कि भारत में जितनी भी अदालतें हैं वे सभी एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति किसी निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह न्याय पाने के लिए उससे उच्च अदालत में जाकर के अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त अभी हमने जाना था कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। साथ ही न्यायपालिका संविधान के नियमों कानूनों के अनुसार कार्य करती है और इस प्रक्रिया में यदि कोई दोषी सिद्ध होता है तो न्यायपालिका उसे दंड देती है और कानूनी तरीके से समस्याओं का समाधान करते हुए निर्दोषों को न्याय प्रदान करती है। बच्चों, इसके अलावा न्यायपालिका विवादों को सुलझाती भी है और सुलझाकर अपराध को कम करने में अपना सहयोग प्रदान करती है। इस प्रकार हमारे देश में न्यायपालिका का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी भी देश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। आइए अब हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के विषय में जानते हैं। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले के विरुद्ध अन्य किसी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। यह दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णयों को देश के सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। वर्तमान में हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश हैं। बच्चों, आइए अब हम न्यायाधीशों की योग्यताओं के विषय में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। यदि यह शर्त पूरी ना हो पाए तो वह व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। यदि ये दोनों शर्तें पूरी ना हो सके तो उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का एक विशेष ज्ञाता यानी बहुत ही बड़ा जानकार होना चाहिए। प्रत्येक नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल के विषय में। बच्चों, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। यदि इस बीच उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना हो तो वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी न्यायाधीश पर असमर्थता अथवा कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाए तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल महाभियोग की प्रक्रिया के समान है। लेकिन बच्चों, ये भारत की न्याय व्यवस्था है कि अभी तक ऐसा किसी भी न्यायाधीश के साथ नहीं हुआ है कि उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के तहत पद से हटाया गया हो। बच्चों, न्यायाधीश को हटाने का यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो अभी हमने जाना कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है, इसलिए इसको व्यापक अधिकार भी प्राप्त है। कुछ मुकदमों की प्रारंभिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही होती है, जैसे राज्यों के आपसी विवाद से संबंधित मामले, केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच विवाद से संबंधित मामले अथवा केंद्र सरकार या किसी एक राज्य के बीच विवाद का मामला। ये सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही सुलझाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त यह अपील का अंतिम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अन्य किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान से प्राप्त मूल अधिकारों का संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अपना दायित्व निभाता है, यानी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो वह मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने का कार्य भी उच्चतम न्यायालय करता है। हालांकि राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही बच्चों, सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा पारित ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर सकता है जो उसकी दृष्टि में असंवैधानिक है। कुछ समय पहले संसद के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक कानून को पास किया गया था और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टि में ही इसे असंवैधानिक घोषित करके उस कानून को रद्द कर दिया था, क्योंकि बच्चों उस कानून में कहा गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा। कुछ ऐसे प्रावधान उसमें किए गए थे और जबकि न्यायपालिका तो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इसलिए उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया था। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में संसद में कोई चर्चा नहीं की जाती है। साथ ही बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को अपनी मानहानि करने वाले को दंड देने का अधिकार भी प्राप्त है। तो बच्चों, आपने देखा कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय ही है। आइए अब हम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के विषय में जानते हैं। बच्चों, उच्च न्यायालय राज्य का एक शीर्ष न्यायालय होता है। वर्तमान में हमारे देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र राज्य विशेष या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। इन राज्यों के अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। बच्चों, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। बच्चों, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। आइए अब हम उच्च न्यायालय के कार्यों के विषय में जानते हैं। बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही उच्च न्यायालय भी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि जिला अदालतों आदि से आए हुए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले सुनाता है। इसके साथ ही वह जनहित याचिकाओं पर भी फैसले सुनाने का कार्य उच्च न्यायालय करता है। अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण और पर्यवेक्षण का कार्य भी उच्च न्यायालय ही करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण का अर्थ यह है कि निचली अदालतें किस प्रकार कार्य करती हैं, उनके कार्यों पर वह नजर रखता है। यहाँ पर एक शब्द आया है जनहित याचिकाएं। आइए इसके बारे में समझते हैं। कई बार बच्चों, न्याय पाने की इस प्रक्रिया में लोगों का काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, जिससे जो गरीब लोग हैं उनके लिए अदालत जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कागजी कार्रवाई बहुत सारी करनी पड़ती है और बहुत सारा समय भी खर्च हो जाता है, जिससे लोग न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने ये जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं, इसकी व्यवस्था की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के अधिकारों का हनन होता है तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित में उसकी तरफ से उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसलिए ये जो जनहित याचिकाएं हैं अन्य याचिकाओं से भिन्न भी होती हैं। इस प्रकार की याचिका को पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी दायर किया जा सकता है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस PN भगवती को है। इस जनहित याचिका के प्रारंभ होने से कमजोर वर्ग के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों, साथ ही बच्चों आदि को बहुत ही महत्व मिला और इनको न्याय प्राप्त होने में बहुत ही सहायता प्राप्त हुई। बच्चों, जिला न्यायालय हर जिले में होते हैं जो दीवानी और फौजदारी के मामलों की सुनवाई करता है। दीवानी मामले वे मामले हैं जो जमीन जायदाद, पैसे के लेन देन, व्यापार, मजदूरी के झगड़े आदि से संबंधित होते हैं, जबकि फौजदारी के मामले मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट, रिश्वत या खतरनाक दवाएं बनाना
आदि से संबंधित होते हैं। बच्चों, जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। साथ ही जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्य का भार भी बहुत बढ़ गया है। अतः मुकदमों के निपटारे में बहुत देर हो जाती है और पैरवी में बहुत पैसा भी खर्च हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे देश में लोक अदालतों की स्थापना की गई। बच्चों, समय समय पर क्षेत्रीय स्तर अथवा जिले स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं और इन लोक अदालतों में वाहन दुर्घटना मुकदमा, समझौते योग्य फौजदारी मुकदमे, बैंकों से संबंधित मुकदमे, पारिवारिक विवाहिक मुकदमे, पेंशन संबंधी मुकदमे, उपभोक्ता संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, गृह ऋण यानी होम लोन से संबंधित मुकदमे, बिजली या गृह कर से संबंधित मुकदमे आदि को समझौता कराकर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का भी गठन किया गया है। इसके साथ ही परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन किया गया। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामलों, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई करना है। तो बच्चों, यह थी हमारी न्यायपालिका। आइए अब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में।